नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच पर। लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। बीजेपी ने पांचों सीटों पर, उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन प्रत्याशियों के बारे में और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस के बारे में। क्या उनका मजबूत पक्ष है, क्या पक्ष उनका कमज़ोर है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से एक बार फिर से टिकट मिला है अजय टम्टा को। 2014-2019 में जीत हासिल करने के बाद अजय टम्टा पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। अजय टम्टा के बारे में हम आपको बताते हैं। छात्र राजनीति से वो निकलते हैं, छात्र राजनीति से आए हैं। इसके अलावा ज़िला पंचायत की राजनीति भी उन्होंने की है। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। उत्तराखंड में सोमेश्वर विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला है। तो ये थे अजय टम्टा। लेकिन उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके जो मजबूत पक्ष है इन चुनावों में, उनका वो ये है कि बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, सक्रिय भी रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में वो, और बहुत इजीली अप्रोचेबल भी हैं, बहुत आसानी से उनसे मिला जा सकता है। और उनकी अपनी एक टीम है इस संसदीय अल्मोड़ा संसदीय सीट में। और चूंकि अब वो तीसरी बार वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो एक अनुभव उनको इस संसदीय सीट का भी है। लेकिन अब जो उनका जो कमज़ोर पक्ष है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है वो तीसरी बार चुनाव में जाने वाले हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। और एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से भी है कि जो उन्होंने वादे इस लोकसभा को लेके किए थे, वो वादे बहुत ज़्यादा कुछ पूरे हुए नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गिनाने को उनके पास उपलब्धि है नहीं अपनी खुद की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में किसी भी सांसद के पास अपनी खुद की कोई उपलब्धि गिनाने को है, अगर हम अनिल बलूनी का नाम छोड़ दें बीजेपी के, क्योंकि सारी उपलब्धियां जो हैं वो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो उनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कोई उपलब्धि अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर है नहीं और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सक्रिय रहे हैं संसदीय क्षेत्र में। तो और उनके पास बैकअप होगा बीजेपी संगठन का, संगठन जिसने पन्ना प्रमुख तक बना लिए हैं। दूसरा नाम जो आता है वो आता है अजय भट्ट का, जिन्हें नैनीताल सीट से एक बार फिर से जिन पर भरोसा जताया है। वो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से उनको टिकट दिया गया है। इससे पहले वो बड़े पदों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और रानीखेत विधानसभा से वो चुनकर आते हैं। वहाँ से वो विधायक भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वो बीजेपी के प्रदेश में संगठन में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है और कब केंद्र में वो हैं। तो अजय भट्ट जब जीत के आए थे तो उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मात दी थी। और जो मजबूत पक्ष उनके साथ जाता है कि वो लगातार सक्रिय रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। छवि उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी छवि है उनकी और सक्रिय भी वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव पक्ष जाता है वो एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी का होगा। दूसरा जो बड़ी चुनौती का सामना उनको यहाँ पे करना पड़ेगा वो है जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, क्योंकि उनकी जो संसदीय सीट है उसमें जो उधम सिंह नगर वाला इलाका है वहाँ पे सिख वोटर हैं, किसान वोटर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो वो वोटर्स हैं जिनकी नाराज़गी का सामना हो सकता है उनको करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि वो इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो सीट है उसकी भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग तरीके की है। कुछ पहाड़ का हिस्सा है, इसमें कुछ मैदानी हिस्सा इस सीट पर है। और वो किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाएंगे, क्योंकि संगठन जैसे में जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो संगठन में भी अच्छा वर्चस्व रखते हो और एक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, उनका लंबा अनुभव है। तो अब देखना होगा कि ये जो परिस्थितियाँ जो बनी हैं अभी किसान आंदोलन के बाद, वो उस पर पार कैसे पा सकते हैं। तीसरा नाम है टिहरी लोकसभा सीट से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह का। महारानी राज्य लक्ष्मी शाह इस बार तीसरी बार आम चुनाव लड़ेंगी। एक बार वो उपचुनाव जीती थी, 2 बार वो आम चुनाव जीत चुकी हैं, 2014 और 19 का। और इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। वो राजपूत कैंडिडेट हैं और
आपको बता दूं कि वो राज परिवार से आती हैं, टिहरी राज परिवार से वो आती हैं। और टिहरी राज परिवार का इस संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो उनका जो राज्य परिवार है, उनके महल में ही बद्रीनाथ जो धाम है उसके कपाट खुलने की तारीख वहाँ पर तय की जाती है। हालांकि बद्रीनाथ धाम उनकी संसदीय सीट में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा फिगर राज परिवार को माना जाता है। और लंबे समय से ये सीट जो है वो राज परिवार के पास ही थी। अब बीच में एक आध कुछ सालों तक जो है वो कांग्रेस का राज रहा इसमें, और पहली सांसद भी राज परिवार की थी इसी संसदीय सीट से। लेकिन अगर हम उनके कमज़ोर पक्ष की बात करें तो उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। अगर आपको टिहरी लोकसभा सीट में जनता का क्या मूड है वो देखना है, उस पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपसे शेयर करेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो 72 साल की उनकी उम्र हो गई है रानी राज्य लक्ष्मी शाह की, और वो बहुत इनएक्टिव रही हैं। उन पे आरोप ये लगता है कि वो बहुत इनएक्टिव रही हैं, सक्रिय बिल्कुल नहीं रही, चाहे वो संगठन के काम हों या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं दौरा करने की बात हो। उम्र उनके आड़े आ रही है, 72 साल की वो हो गई हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उनके खिलाफ जाएगी। जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। चाहे आप किसी भी विधानसभा में चले जाएं इस संसदीय सीट की, तो जो जनता है वो बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ है। उनका कई जगहों पे तो ये भी कहा जा रहा है कि हम नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन इस बार हम रानी राज्य लक्ष्मी शाह को वोट नहीं देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मोदी फैक्टर है वो इस सीट पर वो उनका साथ देगा, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है। जो मैंने भ्रमण किया है टिहरी संसदीय क्षेत्र का, तो वो एक फैक्ट जो मोदी फैक्टर ही जो है अब उनको बचा सकता है, जिता सकता है, या ये वो कहें। हाल ही में जो दो नाम घोषित किए गए बीजेपी की तरफ से, पहला नाम पौड़ी संसदीय सीट का, दूसरे चरण में जो बीजेपी ने जिन नामों का ऐलान किया है उसमें पौड़ी संसदीय सीट से अनिल बलूनी का नाम है। अनिल बलूनी जो हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा मीडिया सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, बेहद करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, राज्यसभा सांसद थे। और उनकी करीबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्यसभा सीट उनकी अभी खाली हुई है और अब उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। ब्राह्मण हैं वो, और पौड़ी जो लोकसभा सीट है वो ठाकुर बहुल्य सीट है, वहाँ पे ब्राह्मण पे दांव खेला है बीजेपी ने। कांग्रेस ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट प्रत्याशी को ही, गणेश गुदियाल को यहाँ से उतारा है। और जो अनिल बलूनी है वो इससे पहले 2002 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो जाता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर और वो चुनाव लड़ते हैं, और फिर वो उसमें उनकी हार होती है, सुरेंद्र सिंह नेगी उनको हराते हैं। तो ये है। उसके बाद वो जो है लंबे राज्यसभा सांसद रहे हैं। और उनका जो प्लस पॉइंट है, वो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जब वो राज्यसभा सांसद रहे तो उन्होंने कई तरीके की घोषणाएं ऐसी की हैं, महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, चाहे हॉस्पिटल को लेके हो, ट्रेन को लेके हो। अभी पौड़ी में भी तारामंडल एक खुलने वाला है, और चाहे अलग अलग तरीके की घोषणाएं हैं। अभी किरण रिजिजू आए थे, डॉपलर रडार को लेके उन्होंने घोषणा की थी, तो उसका उद्घाटन करने किरण रिजिजू आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनल उपलब्धि एज ए सांसद कही जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो पांचों सांसद हैं, जो पिछले पांचों सांसद आप कहेंगे 2019 में जो जीत के आए थे बीजेपी के, उनके पास बताने के लिए, या और दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जो बाकी जो मौजूदा सांसद जिनको टिकट मिला है, 3 सांसद जिनको टिकट मिला है, उनके पास पर्सनल बताने की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अनिल बलूनी के साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनके पास बताने के लिए अपनी व्यक्तिगत एज ए सांसद उनके पास उपलब्धियां केंद्र सरकार की तो हैं ही, और खुद की भी उनके पास उपलब्धि है। जो चीज़ें उनके विपक्ष में जाती हैं, या जो उनका कमज़ोर पक्ष है, अनिल बलूनी बहुत ज़्यादा सक्रिय इस पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कई घोषणाएं तो की, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, राजनीतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। दिल्ली से फेसबुक में या सोशल मीडिया के माध्यम से उन घोषणाओं का प्रचार वो करते ज़रूर रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से या सांसद के रूप में वो इस संसदीय क्षेत्र में उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनका नाम भी शायद नहीं जानते होंगे, जो दूरस्थ चमोली रुद्रप्रयाग
या पौड़ी के जो सीमांत इलाके हैं, उन पौड़ी के जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, दूरस्थ इलाके हैं, उनके उनके जो वोटर्स हैं शायद उनको ना जानते भी ना हों, ये भी बहुत ज़्यादा संभव है। और क्योंकि वो बहुत समय बाद फिर से उत्तराखंड की राजनीति में आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट मुझसे छूट गया, कि वो जो गुजरात के राज्यपाल हैं और बिहार के राज्यपाल हैं, उनके ओएसडी भी वो रहे हैं। तो वो बहुत समय, लंबे समय बाद उत्तराखंड की जो राज्यसभा सांसद तो वो थे उत्तराखंड से, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उसमें वो आए हैं दोबारा से। तो जो कहा जाता है कि एक टीम उनको बनानी होगी और वो पहचान उनको बतानी होगी, क्योंकि उनके जो सामने जो खड़े हैं गणेश गोदियाल, वो अच्छा खासा जाना माना नाम है। उस उतना जाना माना नाम जो है अनिल बलूनी इस संसदीय क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे मैंने कहा, बेहद करीबी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्हें टीम बनाने में या गुटबाजी का सामना उनको इस सीट पर बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीट पर तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया है और उनको बलूनी को लाया गया है, अनिल बलूनी को लाया गया है। तो ना ही तीरथ सिंह रावत बहुत ज़्यादा गुटबाजी करने वाले हैं, या कोई और फैक्टर ऐसा कुछ कोई दूसरा पक्ष जो है उनके खिलाफ वहाँ खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और वो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर जीत के जाता है तो उनके काम आसानी से होंगे, जिनकी प्रधानमंत्री से जो है 1-to-1 टॉक है, जिनका बहुत अच्छा संबंध है। तो उतनी गुटबाजी का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की टीम भी बहुत आसानी से उनको मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की, जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका टिकट काटा गया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनको ये टिकट दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। उत्तराखंड अलग राज्य का जो आंदोलन हुआ उसमें बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बड़ी भूमिका निभाई है उस आंदोलन के दौरान। इसके अलावा संगठन में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। डोईवाला विधानसभा जो हरिद्वार लोकसभा में ही आती है, देहरादून ज़िले में है ये विधानसभा, वहाँ पर से वो चुनाव लड़ते हैं। और उत्तराखंड सरकार में भी वो मंत्री पद पर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे मैंने बताया वो तो रहे ही हैं, और मंत्री भी रहे हैं वो। और जो ये जो लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट में जो 3 जो सीटें आती हैं वो देहरादून ज़िले की आती हैं, जिसमें डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर है। तो धर्मपुर और डोईवाला चूँकि और ऋषिकेश जो है, ये तीनों जो है वो समझ सकते हैं आप कि वो होम ग्राउंड है। तो यही उनका एक मजबूत पक्ष है कि, और ये 3 सीटें ऐसी है जहाँ से बीजेपी के लिए जो है बढ़त बनाने वाली ये 3 विधानसभाएं हैं, जहाँ से बीजेपी हमेशा बढ़त में रहती है। और ये बड़ी, और यहाँ पर उनका स्ट्रांग होल्ड होना, ये उनके लिए मजबूत पक्ष है। हरिद्वार में जैसा कि चूँकि वो बीजेपी से आते हैं, तो हरिद्वार में हिंदू आस्था का केंद्र जो हरिद्वार जो है, हरिद्वार विधानसभा सीट है, हरिद्वार ग्रामीण है, रानीपुर है, तो वो हिंदू आस्था का केंद्र है और वो उनकी बीजेपी की आइडियोलॉजी को मैच भी करता है। इसलिए जो है नेचुरली ही स्वतः ही जो है वो बीजेपी के पक्ष में वहाँ पर वोट ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ जो चैलेंजेस हैं उनके सामने, वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, जहाँ शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट वोटर्स ज़्यादा हैं। तो वो एक जो है उनके लिए मेहनत करने वाला क्षेत्र है, जहाँ पे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चुनौती उनके सामने होगी, वो होगी पार्टी के अंदर की गुटबाजी, क्योंकि इस सीट पर बहुत बहुत बड़ी गुटबाजी होने की संभावनाएं अभी से जताई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा गुटबाजी होने की संभावनाएं अभी से जताई जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का फ्यूचर स्टेक पर है, उनका भविष्य दांव पर है इस समय। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत जाते हैं तो उनका भविष्य आगे क्या होगा वो देखना होगा। मदन कौशिक, जो कि एक और बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो कि हरिद्वार से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो बड़े दिग्गज नेता है, उनका रुख क्या रहने वाला है वो देखना होगा। और हरिद्वार ग्रामीण से जो
स्वामी यतीश्वरानंद हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं वहाँ के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका रुख क्या रहेगा और पार्टी के संगठन का रुख क्या रहेगा वहाँ पर, और अगर गुटबाजी होती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सारी चीज़ें देखना होगा। आने वाले दिनों में चुनौती त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इन सब चीज़ों को लेकर रहने वाली है। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो अपना चुनाव, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया तो वो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, और संगठन इतना लंबा समय लिया, उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा, तो वो बड़ा आश्चर्य का और बड़ी चर्चाओं का विषय था उत्तराखंड में। लेकिन अब उन्हें लोकसभा का टिकट उनको दिया गया है, तो वो उनके लिए अच्छी खबर है। तो फिलहाल ये चुनौतियाँ, कुछ उनकी चुनौतियाँ हैं, कुछ उनका मजबूत पक्ष है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।